बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूनिट नंबर 9 के रेफरेंस में हमने इसमें न्यूमेरिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का हमारा ये चैप्टर है और यूनिट नंबर 9 जो हमने इसको देखना है। यूनिट नंबर 9 है और केमिकल इक्विलिब्रियम ये हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसमें हमने जब इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने में हमारे पास जो सबसे अहम बात है जो हमें याद रखनी है अब कि हमें ये समझना होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की आपको यहाँ पर मिल जाएगी पेज नंबर 9 पर, और यहाँ से आप इसको समझ भी सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्चुअली अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। यानी पेज नंबर 9 पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि डिफाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, साथ में ये रेशियो लिखेंगे। अब जरा इसको हम देख लेते हैं कि ये चीज क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन। हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उसमें हमारे पास है ए कोफिशिएंट है उस मीन रिएक्टेंट का। ए रिएक्टेंट यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ए जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं और ये केमिकल रिएक्टेंट ए है। और बी के लिए स्मॉल बी और रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सी प्लस सी और डी। तो ये चीज जो है ये हमारे क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये चीज हमारी क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब अगर हम इस पर जैसा कि हमने देखा कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो इसमें अप्लाई किया तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है वो हमने देखनी है। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KC से डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये असल में ये वो पॉइंट है जहां पर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टेंट्स हैं उतने ही जितने रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ऐसा अमल जारी होता है, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं उतने प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। इस तरह ये एक बैलेंस इक्वेशन पैदा रहती है। तो इट इज अ रेशियो। अब रेशियो किस चीज की है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन जो है किसी भी केमिकल की उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर फर्क करें ए केमिकल है तो उसको हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन को हमने लॉ ऑफ मैथ में पढ़ा हुआ है कि गुलबर्ग और वागे ने हमें ये बताई ये बात, और ये कन्वेंशनली इस बात को बताया गया क्या कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में मोलर कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। बी की है तो उसको कैपिटल बी लिख के, इसमें सी की है तो उसमें कैपिटल सी लिख के, डी है तो उसमें कैपिटल जी लिख के हम उसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, और ये चीज जो है ये प्रोडक्ट्स के लिए है, ये रिएक्टेंट्स के लिए और ये प्रोडक्ट्स के लिए। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स हैं तो इनका प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लाई, तो सी और डी का मल्टीप्लाई। लेकिन वहां एक और अहम बात भी लिखी हुई है और वो क्या है उसमें कि प्रोडक्ट, अभी आप देखिए तो सी और डी को मैंने किस में लिखा है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट में लिख दिया रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो सी का कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी है वो लिख दिया, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट डी का है क्या है, स्मॉल डी है। फिर आगे चलते हैं और क्योंकि ये रेशो है, इट इज अ रेशो, तो ऊपर क्या आ गई, प्रोडक्ट्स आ गई, बाद वाली वैल्यू प्रोडक्ट्स आ गई। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, रिएक्टेंट्स आ जाएंगे जी। तो इसमें हमारे पास ये चीज आ गई ए और इधर बी, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में स्टेटमेंट को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यानी ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखनी है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब ए का कोफिशिएंट क्या है, ए, बी का कोफिशिएंट क्या है, बी।
तो ये हुआ हमारा क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशो, इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशो ऑफ द, ये वाली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी वो जो चीजें बनी है, रेशो ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। बट रिमेंबर यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन है ये मोलर कंसंट्रेशन है, तो रेशो है तो लिहाजा डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। तो ये हमारा यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फार्मूला बन गया। अब हम कोई सी भी इक्वेशन लेकर बड़ी आसानी से इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। जैसे मिसालन हमारे पास अब ये है, पहला हम ले रहे हैं इसमें पेज नंबर 8 पर N2 और इधर क्या है जी प्लस O2 और रिवर्सिबल रिएक्शन, इट फॉर्म्स व्हाट 2NO। तो जनाब हम इसका अगर केसी लिखना चाहते हैं यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं, हमसे ये कहा गया, रिएक्शन दे दिया गया और हमसे कहा गया कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो ये 2 नंबर के लिए शॉर्ट आंसर आएगा, नजर नहीं आ रहा आपको। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे इसको, पहले तो हमें ये रेशो डाल देनी है। अब हमारे प्रोडक्ट क्या है NO, तो हम NO को जो है किस में लिखेंगे, NO को किस में लिखेंगे, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये चीज आ गई। अब इसके कोएफिशिएंट क्या है, इसका 2 है, तो वो इसको हम पावर में लिख देंगे, तो इसको हम किस में लिख देंगे, पावर में लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं इसमें, तो क्योंकि मैं सिर्फ केसी मांगा गया तो हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं, तो हमें मार्क्स के पूरे मिलते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से हम लिखेंगे। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें, तो इसमें मजीद और आगे चलते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में हमने रिएक्टेंस लिखने हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है N2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2, और इधर क्या आ जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब इनके कोएफिशिएंट क्योंकि 1 1 है तो देयर इज नो नीड टू राइट देम। अच्छा, एक तो तरीका ये शॉर्टकट है, इक्वेशन दी हुई आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दें। मेरी अपनी जाती राय में, मेरी दानिश में इससे पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को अच्छे से फॉलो कर लें, तो समझ लें इसको। तो हम यहाँ पर इसको जरा पूरा सा कर लेते हैं, और बुक में लिखा भी हुआ है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहले आप लिखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है किससे डिनोट करते हैं, RF से। किससे डिनोट करते हैं, RF से। और ये इक्वल होता है जनाब किसके, मीन KF इंटू N2, इस रिएक्शन के मुताबिक, क्योंकि रिएक्टेंस की बात हो रही है, मीन यहाँ पर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो हम लेफ्ट से पहले रिएक्टेंस का जिक्र करेंगे, तो KF N2 और O2 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसको करेंगे आप, इसको हम डिनोट करते हैं R से। कैसे डिनोट करते हैं, R से, और इसका कांस्टेंट जो है वो KR होगा, और इसमें प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो क्या है, वो हमारे पास NO है, वो क्या है, NO है, और इसके कोएफिशिएंट क्योंकि 2 है तो इसलिए इसका कोएफिशिएंट हमने 2 लिख दिया। अच्छा, अब एक बात हम जानते हैं, वो क्या चीज, के अब बहुत सिंपल सी एक छोटी सी बात जो यहाँ पर हमें याद रखनी है कि एट इक्विलिब्रियम जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यूज लिखते हैं। क्या वैल्यूज लिखते हैं, KF N2 O2 इज इक्वल टू KR, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO की पावर 2। ठीक है, अब सिचुएशन ये कि हमें ये पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है, जिसमें
रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस आ रहे हैं, तो ये चीज आपस में इक्वल होगी। अब हम करते क्या है कि लाइक टर्म को इकट्ठा करते हैं, तो के आर इधर आ जाएगा और ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, के एफ ओवर के आर, और इधर क्या हो जाएगा, एन ओ की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 मीन नाइट्रोजन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब KF ओवर KR किसके इक्वल होता है, KC के इक्वल होता है, तो KC विल बिकम इक्वल टू NO। एक्चुअल तरीका इसका, रियल मेथड जो है वो ये है आपके सामने, जो मैंने आपके सामने अभी किया है। अगर तो ये आप पूरे स्टेप के साथ करते हैं तो कोई माइकल लाल जो है आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता, लेकिन इसमें भी उम्मीद यही है कि आपको पूरे 2 नंबर, क्योंकि उसने सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए कहा है, तो एटलीस्ट अगर आप इतना भी लिखाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलने के इम्कानात मौजूद हैं। एक तो वो देगा ही देगा ना, लेकिन 2 भी मिल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि टीचर किस कैलिबर का है, ठीक है, तो और आपके पेपर को देखकर उसके अंदर में रहम कितना आता है। तो बहरहाल अगर आप ये चीज करके आते हैं तो फिर तो नामुमकिन है कि वो आपका कोई एक नंबर भी काट जाए, क्योंकि आपने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट जो डिलीवर कर दिया है। यानी यहाँ से लेकर आप पहले इक्वेशन लिखेंगे जो कि दी होगी सवाल में, और फिर उसके बाद ये सारे स्टेप्स ये वाले करेंगे, तो आपको वो पूरे पूरे नंबर देगा इसमें, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो ये था जनाब आपका पहला पार्ट, जिसमें आपने इसको देखा, और मुझे उम्मीद है क्योंकि एग्जाम्पल है और ये हलशुदा मौजूद है वहां पर। तो अब हम आगे करते हैं जी इसको, अगली एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं अभी ये बाकी हिस्सा लिखा रहने दूंगा, ये इसको करूंगा, इसी को इस्तेमाल करते हैं। तो जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें सिर्फ उतना हिस्सा मैं मिटा देता हूँ जो हमारे काम का नहीं है, जो कि बदलेगा, जो कि चेंज होगा हर सवाल में, फिर मैं उसी को इसमें बदलूंगा, तो तब्दील करूंगा। यहाँ भी हमारे पास अब देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके लिए फार्मूला ये मौजूद है। अब हम इसमें आप फार्मूला लिखें, इक्वेशन लिखें, फार्मूला लिखें, और उसके नीचे आप उसको सॉल्व कर दें। फार्मूला कम से कम लिखें, फिर आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह। तो उसके बाद आगे देखें तो पार्ट 2 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है N2 और प्लस 3H2 और रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 मोल्स अमोनिया के प्रिपेयर हो रहे हैं। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे, और इसमें हमने N2 और 3H2 को इस्तेमाल करना है। तो N2 आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू KF इंटू N2, और आगे हमारे पास है 3H2 यानी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रेज टू पावर 3, हाइड्रोजन की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ सिचुएशन ये बनेगी कि उसके बाद KR क्या है हमारा, यानी सॉरी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन में इस तरफ से इस तरफ को रिएक्शन चलना होता है, तो लिहाजा ये इसके रिएक्शन आएंगे। तो अमोनिया के 2 मोल हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे NH3 और इसकी पावर 2 लिख देंगे। अब सीधी सी बात है कि हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम जो है वो RR के इक्वल होता है। चीज हमारे पास क्या आ गई, KF जो है वो हो गया N2, और फिर उसके बाद ये चीज आ गई H2 की पावर 3, और KR जो है कि इसके साथ क्या आ गया, NH3 की पावर 2। अब ये KF के नीचे KR में आ जाना, ये वैल्यू दोनों दूसरी तरफ चली जानी है, तो ये हो जाएगा NH3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ये जो मेन रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए हैं, प्रोडक्ट्स ऊपर आ गए रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट, और जबकि रिएक्टेंट्स जो नीचे आ जाएंगे N2 और इसकी पावर 1 होगी, और H2 जो है इसकी पावर 3 होगी, क्योंकि इसके 3 मोल्स हैं। अब हमारे पास KC क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो अब KF ओवर KR क्या होता है, ये होता है हमारे पास KC, और KC इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट को समझना चाहें तो यहाँ पर CD तो एक ही चीज है, तो लिहाजा लिखेंगे हम क्या, NH3 की पावर 2, और नीचे आ जाएगा N2, और हाइड्रोजन जो है इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन 63। तो ये जरा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हमने लिख लिया है इसमें। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज वाले को भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि इसका पहला पार्ट बोर्ड में 2 दफा आ चुका है, हाइड्रोजन और आयोडीन वाला। सॉरी, होगी रीजनिंग।
नंबर गलत लिख दिया हो। अच्छा जी, आगे देखिए जी। इसमें तो हम इस रिएक्शन को लिखते हैं। मैं इसको मिटा दूं बेटा, स्क्रीनशॉट लेना आपने। नहीं सर, कर दें आप रेस। नहीं, ये स्टेप आपको समझ आ गई मेरा ख्याल है। मैं डायरेक्ट कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है। नो सर। ओके, H2 प्लस I2 बहुत आसान सवाल है और ये मुफ्त के 2 नंबर की सूरत में 2HI। अब इसको कैसे लिखेंगे? Kc विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, ये ऊपर लिखी जाएंगी। तो HI, H1 नहीं है बताइए, HI है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसकी रेस मोलर कोएफिशिएंट रेस टू पावर में आते हैं तो पावर 2 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट्स आने, इसमें H2 है, इसकी कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो रहने देंगे। I2 है, इसमें मोलर कोएफिशिएंट कोई नहीं है, यानी आयोडीन है, तो इसका भी ऐसे रहने देंगे। तो ये हमारा क्या है इसमें? सर जी बेटा। सर आपने प्लस क्यों लगा दिया डिनोमिनेटर में? अच्छा ठीक है, यहाँ बैठे हुए सो रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ही रहेगी क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर प्रोडक्ट आनी है, तो ये प्रोडक्ट ही रहेगी। ठीक हो जी, वेरी गुड। चलें, ठीक हो गया। ये हमारा था इसमें पहला पार्ट। उसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं इसी में। और अगले पार्ट में हमारे पास क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिख रहे हैं Kc, और उसके लिए हमने पहले बैलेंस इक्वेशन लिखनी होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करती है किससे? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से, सो इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ क्लोज कंटेनर इट विल फॉर्म मीथेन CH4 और प्लस H2O। तो पहले तो ये जान लेना चाहिए क्या ये बैलेंस है, तो बिल्कुल देखते हैं। तो 3H2 6 हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन 6 है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल ठीक है, बैलेंस है ये केमिकल इक्वेशन। Kc इज इक्वल टू, Kc इज इक्वल टू क्या आएगा? एक बात याद रखिएगा, बैलेंस चेक करना होता है। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, 4 2 6 हाइड्रोजन है। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं? मीथेन CH4, नंबर मोल कितने हैं? 1, तो पावर 1 नहीं लिखते। वाटर वाटर मोल कितने हैं? 1, प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। उसके बाद आगे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में आएंगे, इसके मोल कितने हैं? 1, नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? हाइड्रोजन के मोल कितने हैं? 3 हैं, तो इसकी पावर 3 लिख देंगे। तो ये जनाब हमारे पास ये चीज आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा इसमें सॉल्व हो गया है जी। एनी प्रॉब्लम? नो सर। उसके बाद थोड़ा सा और मजीद आगे चलते हैं। हमारी बात जो अभी चल रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हमने सीख लिया है कि उसे कैसे लिखते हैं, और उसके बाद अगला मरहला है। अब इसमें इवैल्यूएशन है कि हाउ टू फाइंड मीन मोलर कंसंट्रेशन यूनिट। तो इसका जो यूनिट है फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इट इज अ रेशो, बट अगेन हर केमिकल रिएक्शन के लिए इसका यूनिट डिफरेंट होता है। तो क्या ये चीज पूछी जा सकती है? तो बिल्कुल पूछी जा सकती है, इसको यकीनन पूछा जा सकता है, और ये में आना चाहिए। तो इस बात को भी मैं जरा समझा देता हूँ। ये पेज नंबर 10 पे आपके पास किया हुआ है, इसको जरा देखिएगा। जी, हमारे पास फार्मूला लिखा हुआ है। हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे इसमें। तरीकाकार ये होगा कि हम इसमें यहाँ पर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले लिखेंगे, और वो है हमारे पास H2 और I2 है, हाइड्रोजन आयोडीन से रिएक्ट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, और हमारे पास जो चीज बनती है वो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, अब इसमें इसका Kc हमने लिखना है, तो Kc विल बी इक्वल टू, यहाँ पर HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसका मोलर कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 होगा, और हाइड्रोजन जो है सॉरी 2 होगा, और इसमें हाइड्रोजन जो है इसका 1 होगा, और प्रोडक्ट में आयोडीन का भी 1 होगा। तो ये हमने इसका ये लिख दिया है। लेकिन इसका यूनिट कैसे फाइंड किया जाए? मेन यूनिट ऑफ Kc, इसको कैसे इवेल्युएट करें? तो जनाब हम ये जानते हैं कि मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। तो हम यहाँ लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, सॉरी क्यूबिक डेसीमीटर है यहाँ पर, तो माइनस डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, और होल पावर इसकी यहाँ पर क्योंकि ऊपर 2 है तो 2 आएगा। नीचे यहाँ पर क्या आएगा? मोल
पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इसकी पावर 2 है, तो 2 बार ऊपर है, 2 ही बार वैल्यू नीचे है, तो हम सिंपली इस तरह करते हैं कि एक जो वैल्यू एक इससे कट गई, ठीक है, पावर से, और एक वैल्यू इसने रिड्यूस करके उसको 1 बना दिया, ठीक है, और बाकी जब फिर इससे वैल्यू कट गई तो हमारे पास जो इसका यूनिट क्या आएगा, नो यूनिट। यानी इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस रिएक्शन के लिए, हाइड्रोजन और आयोडीन के इस रिएक्शन के लिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आगे हम एक और रिएक्शन करते हैं जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से जब कंबाइन करता है रिवर्सिबल रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस एंड 280 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इट विल फॉर्म व्हाट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया गैस जो है वो इससे हमें हासिल होती है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, हम इस फार्मूला को यूज करके केसी लिखेंगे, तो केसी हमारे पास क्या होगा, केसी विल बी इक्वल टू, अब हमें पता है कि ऊपर प्रोडक्ट आना है, तो जरा बताओ तो बेटा इसमें क्या लिखूं मैं, NH3 की पावर 2। NH3 की पावर 2, बुक से नहीं देखना, अच्छा इधर से बताएंगे जी। आगे N2 इसकी पावर 2 आएगी, और आगे नीचे नाइट्रोजन बोलते हैं, N2 नाइट्रोजन N2, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की पावर 3। हाइड्रोजन की पावर 3, ठीक हो गया। तो ये जनाब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख दिया, लेकिन अब यूनिट निकालना है इसका केसी का फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो अब इसमें क्या हो गया कि NH3 का स्क्वायर है हमारे पास, तो अमोनिया का स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 2, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 1, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 3। अब ऊपर 2 है और नीचे 3 + 1 4 है, तो यकीनी सी बात है इसका आसान हल क्या है कि हम सारी पावर को इकट्ठा कर दें न्यूमरेटर में। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर ऊपर 2 है, -1 और -3 हो जाएगा, तो हमारे पास अगले स्टेप में हो जाएगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर क्या हो जाएगी, -1, ये 1 हो गया, और 1 - 3 -2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट बनेगा मोल की पावर -2 और डेसीमीटर की पावर 6। तो इट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग कि कहीं पर तो इक्वेशन का यूनिट जो है वो क्या आ रहा है, नो यूनिट, और कहीं पर कोई यूनिट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शन पर, तो उसके रिएक्शन और प्रोडक्ट जो हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, उन पर ये डिपेंड करेगा, और उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। जी, एनी प्रॉब्लम, यूनिट निकालने की समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, नेक्स्ट अब हम एग्जांपल करते हैं इसकी। अच्छा, हमारी पहली एग्जांपल जो है वो इस हवाले से है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद आयोडीन एट 25 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया ऑलरेडी, पहले से इसी को यूज कर रहा हूँ, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर किसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं H2 कितना है जी, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, और वो कितना है 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर दूसरा दिया हुआ है आयोडीन, आयोडीन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो दिया है 0.06 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। फिर तीसरी चीज है जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, वो भी हमारे पास मौजूद है, और इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास, ये है 0.49 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, अब सिचुएशन बड़ी सिंपल और सादा सी है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। रिमेंबर, हमें अभी हमने दो चीजें सीखी हैं, अभी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना और दूसरे उसका यूनिट फाइंड करना। ठीक है,
तो रिएक्शन में नजर आ रहा है कि जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, तो ऊपर पावर 2 है, नीचे भी 1 और 1 2 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली इसका नो यूनिट आएगा। तो हमें पहले से पता है, इसलिए अब हम इसको न्यूमेरिकली इवैल्यूएट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करनी है। HI की मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.49, 0.49, और इसका स्क्वायर है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 0.05 है, ऊपर स्क्वायर नहीं है, HI की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और उसके बाद 0.05 हाइड्रोजन की, और आयोडीन की कितनी है? वो है 0.06। अब करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि आप देख रहे हो एग्जांपल में। मैं अब इस पर टाइम ज्यादा सर्च नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है आपके पास, तो ये इसका आंसर ये आएगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0030 इक्वल टू, हमारे पास आ गया यहाँ पर आंसर कितना? 80। तो ये KC की वैल्यू हमने इसमें इस तरह से इवैल्यूएट कर ली। ये बड़ा ही आसान था, न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी सॉरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम थी आपकी, प्रॉब्लम 9.1, प्रॉब्लम 9.1, और ये आपका पेज नंबर था जनाब आपका 10-11, ठीक है, जिस पर ये प्रॉब्लम दी हुई है। ये थी 9.1। इसमें उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसके बाद आगे अगर मैं एग्जाम्पल की बजाय मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाऊंगा तो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल में आपको बोल के एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको ज़रा समझ लें। जी, नाइट्रोजन दिया हुआ है और हाइड्रोजन में दिया हुआ है, नाइट्रोजन है और हमारे पास हाइड्रोजन है। हमने इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिख लिए, लिखने के बाद जो कि गिवन है हमारे पास ना, और लफ्जों के साथ नाइट्रोजन का 0.602, हाइड्रोजन का 0.420 और अमोनिया का लिखना इसे किस तरह होता है? इस तरह ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखकर मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करते हैं और आगे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, और यूनिट साथ जरूरी लिखना है। उसके बाद करने के बाद हमने आगे क्या करना है? आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना होगा, उसी तरह अमोनिया का जो थोड़ी देर पहले हमने 2 बार प्रैक्टिस किया है। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है, वैल्यूज रिप्लेस करके हमने इसका आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट निकालना भी मैंने ऊपर सिखाया था कि अगर फर्क करें, ऊपर जो है तो जैसे इसमें आ रहा है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 2, और नीचे क्या है? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 1, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर 3। तो टोटल कितना बन गया? ऊपर 2 है, तो आप रबर में सिर्फ नंबर को ऐड करके न्यूमरेटर में आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, यूनिट आपका निकल आएगा। सिर्फ एक बार आप लिख लेना अपने पास रबर में मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर के ऊपर इसकी ये पावर लिख के तो सॉल्व करके आंसर मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 - 1 - 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर -2, और आप इसका यूनिट फिर आंसर में लिख देना, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करना होगी। 9.3 प्रॉब्लम जो है इसकी एग्जांपल जो है ये भी इसी तरह से आपने करनी है, लेकिन यहाँ फर्क यह है कि KC दिया हुआ है और आपको PCl5 की मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, ये फर्क है। तो हम इस एग्जांपल को करने के बजाय हम इस तरह करते हैं कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, देखते हैं उसमें कोई है ऐसा सवाल तो उसको कर लेते हैं। जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.1 है जी हमारे पास, और इसमें हमने करना क्या है? बहुत आसान, बहुत आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ और बैलेंस ही होता है आमतौर पर, ये याद रखिएगा। बहुत है कि कंपोजिशन एरर ना हो जाए, बाकी बैलेंस ही होता है आमतौर पर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये जब इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये बदल जाती है 2 मोल नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन का 1 मोल। अब इसका मोलर कंसंट्रेशन भी हमें दिया हुआ है, वो देखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O कितना है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O कितना है जी? जी बोलें जल्दी से, डाटा में देते। 1.1 1.1 और यूनिट के साथ बेटा मोल पर
क्यूबिक डेसीमीटर। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, दूसरी चीज है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मोलर कंसंट्रेशन कितना है? 3.90 9 मोल पर डेसीमीटर। मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते, पर डेसीमीटर क्यूब। तो उसके बाद आगे तीसरा क्या है? 1.95 और ये मटेरियल है, ठीक है, ऑक्सीजन है। और इसकी मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास 1.95 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बहुत आसान, जरा बोलेंगे आप इधर से भी और जरा बताइएगा क्या लिखेंगे हम इधर। N2 की पावर 2 और O2 आएगा, ऐसा नहीं आएगा, इधर O2 आएगा और नीचे क्या आएगा बेटा? N2 N2O की पावर 2 लिखेंगे। हो गया। अब इसकी वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। N2 की पावर वैल्यू हमारे पास है 3.90 और O2 की वैल्यू हमारे पास है 1.95 और नीचे हमारे पास क्या चीज है इधर? N2O है और N2O की वैल्यू है 1.1। हमें लिखना है स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से न्यूमेरेटर को अलग सॉल्व करें और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करें। ऊपर आएगा 9.65। ऊपर क्या आएगा? 29.65। नीचे क्या आएगा? 1.21 1.21। इसको डिवाइड करें और आंसर बताएं कि इसी का क्या आता है। आएगा 24.5। 24.5 दैट्स इट। बस इसको राउंड ऑफ ही कर देते हैं, मेरा ख्याल है इतना ही इनफ है और इसमें आगे जाने की जरूरत आपको डेसिमल्स में ज्यादा नहीं है। 24.5 आगे क्या है? ठीक है, चले बस ठीक है। इसमें अब इसका यूनिट साथ मेंशन करना है, जरा गौर करें यूनिट क्या बनता है। ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 2, ये तो होगी कैंसिल और हमारे पास ये चीज आ गई ऑक्सीजन। तो इसको कैसे करेंगे आगे जी? यूनिट क्या आएगा? ऑक्सीजन का होगा ऑक्सीजन का 1 मोल है ना, तो हम लिख देंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हमारा यूनिट आ जाएगा इसमें। तो इतना सही है, इसमें हमारा आंसर है जिसका, ये पहले पार्ट का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का। और 2 जो है उसके जैसी एग्जांपल हमने कर ली है, वो फिर आपको ट्राई करेंगे। तो if the equilibrium mean hydrogen iodide decomposes to form hydrogen and iodine, if the equilibrium concentration of hydrogen iodide is given, हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन जो है वो सेम है। यहाँ पर ये कि हाइड्रोजन की भी 0.011 है और आयोडीन की भी 0.011 है। केसी फाइंड करना है और रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो ये बिल्कुल सेम एग्जांपल की तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आप कर लेंगे। फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, हो गया। when the reaction take place at 1500 K टेम्परेचर दिया हुआ है, जस्ट टू कंफ्यूज कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पर टेम्परेचर पर होगा, ठीक है। और उसके बाद केसी की वैल्यू दी हुई है इसमें केसी की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और साथ में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो वो दी हुई है हमारे पास किसकी, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। और हमें फाइंड करना है क्या जी, कि हाउ मच नाइट्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, यानी हमें उसकी मिकदार मालूम करनी है कि वो कितनी मोलर कंसंट्रेशन होगी, उसकी कितनी मिकदार होगी NO की। तो ये सवाल क्या है, वो क्या मांग रहा है, उसको भी हमने देखना है। रिएक्शन थोड़ा सा यानी इसका अपोजिट है, रिएक्शन इसका अपोजिट है थोड़ा सा, उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.3 करेंगे जी हम।
जी, इसमें सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखना होती है। तो वो क्या, हमारे पास N2 है और ये रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये रिएक्शन है, और 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इसमें प्रिपेयर हो रही है गैस। अब इसमें हमें Kc दिया हुआ है। Kc की वैल्यू कितनी है, और Kc की वैल्यू है जी 1.1 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है जी। तो और उसके बाद आगे जो चीज हमें दी गई है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, और वो किस चीज की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की कितनी है जी, नाइट्रोजन की है हमारे पास 1.7 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और ऑक्सीजन की दी हुई है, ऑक्सीजन की कितनी है जी, 6.4 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है जी, ये वैल्यू में दी हुई है। और हाउ मच नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म, हमें जो चीज फाइंड करनी है वो है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये भी किसमें होगी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में इसका आंसर आएगा, क्योंकि सिंगल जो है ना, पावर सिंगल है इसकी, लिहाजा इसलिए यही यूनिट इसका बनेगा। तो अब हमें ये सर इसकी पावर हाँ, इसकी पावर 2 है, तो फिर इसमें यहाँ पर मोल स्क्वायर और इसकी पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिट हमारा आएगा इसमें एक्सपेक्टेडली, यानी जो चीज हम नजर आ रही है वो इस तरह से हम कर लेंगे। अब आगे करना क्या हमें, डेटा हमने बना लिया, अब कांस्टेंट लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, तो Kc विल बी इक्वल टू, यहाँ पर Kc की वैल्यू क्योंकि गिवन है तो फिर हम वो पुट कर देते हैं। तो 1 पॉइंट, या पहले रिएक्शन लिख देते हैं, Kc इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा जी, NO की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू O2 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट है ना, इसलिए प्रोडक्ट में लिखेंगे और रेशो होगी। अब इसमें Kc की वैल्यू हमारे पास है, Kc की वैल्यू है 1.1 इंटू 10 की पावर -5, जबकि NO2 जो है इसको तो हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये हमें फाइंड करना है। तो अल्टीमेटली जो है, या इसमें हम यहाँ पर आगे चलते हैं इसको लेकर। ठीक, 1.10 की पावर -3, और दूसरी वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10 की पावर -3। तो जनाब इन वैल्यू को उठाकर इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएंगी 1.1 इंटू 10 की पावर -5 और 1.7 इंटू 10 की पावर -3, 6.4 इंटू 10 की पावर -3, और दैट इज इक्वल टू NO जो है इसकी पावर 2 होगी। अब जरा इसको जरा सॉल्व करें आप, और फिर मुझे आंसर बताएं कि इसका क्या निकल रहा है आपके पास। कैलकुलेटर से इसी तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें और आंसर बताइए इसको मुझे। जी जरा जल्दी से कीजिए बेटा। ये लेवल जो अभी मैंने जो 1.1 और 1.7 पे किया, तो इसकी आ रही है। एक्सक्यूज मी, जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैसे सॉल्व करना है, जैसे सर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बताऊं जी बेटा, आंसर बताऊं जी बेटा बोलें। 1.1968 1.1968 इंटू 10 की पावर -10। -10। अच्छा, अब इस स्क्वायर रूट के अंदर इस सारी वैल्यू को लेकर इसका स्क्वायर रूट निकालें। सर ये बहुत लंबी आ रही है। ओहो, आंसर बताएं इसमें क्या आंसर आ रहा है।
1.1968 का स्क्वायर रूट लें। खाली 1.1968 का लेना है या 10 की पावर -10 का भी लेना है? 1.1968 का स्क्वायर रूट लें। 1.1968 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में वैल्यू कम हो। 1.0939 जी जी ठीक है। अच्छा NO2 जो है हमारे पास, सॉरी NO जो है, इसका स्क्वायर रूट आपने लिया इधर से और इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया 1.1968, ठीक है, और इंटू 10 की पावर -10 है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 1.09 इंटू 10 की पावर -5, और उसने असल में हमसे ये मांगा था बनस्पत इससे कि ये चीज, ठीक है। अब जब सिर्फ इतनी मोलर कंसंट्रेशन इसकी मिकदार मांगी थी तो उसे हम यूनिट ना भी बताएंगे तो अल्टीमेटली चलेगा, क्योंकि ये चीज हमें मेंशन नहीं करनी है, हमें सिर्फ NO जो है ये बताना है, तो वो हमने निकाल लिया जिसका, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कुछ समझ आई बात की? अब अगर आपने कैलकुलेटर पढ़ना, कैलकुलेशन बेटा इसको समझ लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइए, मैं देखूंगा इसको कैसे करते हैं। कि मुझे दोबारा सीधी समझ आ रही है कि इसका स्क्वायर रूट क्योंकि पावर इवन है तो इसलिए स्क्वायर रूट बहुत आसान है। 10 की पावर -10 है तो इसका स्क्वायर रूट 2 पर डिवाइड कर देंगे, पावर 1 और 2 तो 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेके मैं उसका साथ में लिख दूंगा। तो सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, इसका अलग से स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसका अलग से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैं मल्टीप्लाई करना है तो सारी वैल्यू को ऐसे ही लिखकर मल्टीप्लाई करना है। इसमें होता ये है कि या तो ये मैं 10 की पावर -3 लूँ और इसको सॉल्व करूँगी 0.00 समथिंग आ जाएगा, और फिर उसके बाद मैं इसको कैलकुलेट करूँ, तीनों पावर सेम हो तो मैं 10 की पावर -3 कॉमन ले सकता हूँ, वरना नहीं, वरना ऐसा नहीं कर सकता मैं, अगर मैं जुबानी करना चाहूँ कैलकुलेट बजाय तो फिर। तो ये तो जनाब आपका नंबर 3 न्यूमेरिकल। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो इसको देख लेते हैं। कि इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर ले लिया मैंने। ओके, नंबर 4 करते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर का, और मैंने आपको पहले बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए आया है, न्यूमेरिकल्स नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने आपकी फाइल पर आपको ये करवा दी है कि इसकी नहीं है। 5 से 8 साल के आपके पास मौजूद हैं जिनमें इनमें से सवाल नहीं आया। वजह इसकी क्योंकि शॉर्ट आंसर इसमें से देने होते हैं, लॉन्ग का पार्ट तो आता है तो थ्योरी में दे देते हैं, तो लिहाजा आमतौर पर इसको टच नहीं किया गया। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लंबी होती हैं, उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखनी होती है, इस वजह से वो आमतौर पर अवॉइड करते हैं इसको देने में, तो ये इस वजह से नहीं आते, जो जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, बहुत कम रेयर केसेस में। तो लेकिन यहाँ पर तो आया ही नहीं है ना कभी भी, लेकिन आ नहीं सकता इसको मैं तो गारंटी नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। 9.4 है हमारे पास, मैं नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो ये रिएक्शन यकीनन हम जानते हैं, यहाँ पर मजे की बात ये हुई कि उसने रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो हमें याद होना चाहिए कैसे कि N2 + 3H2 it forms in a reversible reaction 2NH3। तो फिर ये एक यूनिक सी बात आई कि कभी कभार हमें रिएक्शन याद भी रखना होगा, हो सकता है वो रिएक्शन ना लिखे और इस तरह की स्टेटमेंट लिख दे, अगर वर्बल आ गया तब भी वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए कहता है, तो हमें तो जुबानी याद होनी चाहिए रिएक्शन, और बैलेंस याद होनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.31 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड 0.50 मोल पर क्यूबिक ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो पहला नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.31 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है, इसका क्या है? 0.50 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये दो चीजें मिक्सचर में दी गई हैं। अब केसी की वैल्यू दी हुई है, इसमें हमें केसी की वैल्यू बाद में दी गई, कोई बात नहीं। केसी की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास? वो है 0.5, और इसका यहाँ पर यूनिट जो है वो लिखा हुआ है, और वो है मोल की पावर
-2 क्यूबिक डेसीमीटर, सॉरी डेसीमीटर रेज़ टू पावर 6। अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है अमोनिया की कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ पर ना इशू ये आता है कि हमारे पास अमोनिया के मोल कितने हैं, 2। तो इसका मतलब इसमें भी हम एंड पे ना स्क्वायर रूट लेंगे, इसमें भी एंड में हम स्क्वायर रूट लेंगे इसमें और निकालेंगे इसी तरह। लेकिन यहाँ पर जो बात है, सवाल के लफ्ज बदल गए हैं। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया मांगी हुई है, तो जब पिछले सवाल में था मिकदार मांगी थी, हाउ मच अमाउंट, तो अमाउंट है तो इसलिए उसका यूनिट नहीं लिखा। जब वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन मांगेगा तो हम यूनिट जरूर साथ मेंशन करेंगे। तो यहाँ हमें इसका यूनिट जो है वो लिखना होगा, ठीक है, और वो होगा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर की पावर जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 2, यानी हम निकालेंगे इसमें ना। अच्छा, जब कैसे लिखते हैं इसका, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो क्या होगा हमारा, ऊपर अमोनिया आएगा, मेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये NH3 जो है इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, और नीचे प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी N2 इंटू H2 की पावर 3 हो जाएगा। और इसमें हम फर्दर इसको जब चलाएंगे तो अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। NH3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइंड करनी है, बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल की तरह है। और नीचे वैल्यू क्या है जी, 0.31। ये कंपैरेटिवली उससे आसान है, हाँ? ये कंपैरेटिवली उससे आसान है 0.3। और इसके बाद आगे क्या आ गया, यहाँ पर 0.5 की पावर यहाँ पर 1 नहीं होगी, 0.50 है। और KC की वैल्यू कितनी है, 0.50 है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इन वैल्यू को उठा करके ले आते हैं, बहुत आसान है ये। 0.50 मल्टीप्लाई 0.3 जी बटा, अच्छा 1 भी आ गया, लिख दिया आप, ठीक है। नहीं, उसके साथ 3 भी आने हैं। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ आपने लिखा 0.50 की पावर 3 है। अच्छा, इसमें 3 आएगी की पावर, बिल्कुल ठीक किया आपने। अच्छा, इसकी पावर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें जरा। आंसर क्या आ रहा है जी आपके पास, 0.09375 0.01975 नहीं बेटा, समझ नहीं, आपकी आवाज आज कट रही है मेरे पास। 9375 5375। सर 5 के बाद 9 है। कौन से 5 के बाद, 1 के बाद वाला जो 5 है उधर 9 आना है। 5 के बाद ये अब ठीक है वैल्यू, सर 5 बता दे। 0.0159375 यही वैल्यू है। सर मैं कह रही हूँ जो 1 के बाद आपने 5 लिखा है वो इरेज कर दें। अच्छा, रेज कर दिया और इसकी जगह 9 लिख दूं। जी सर। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट लें। जीरो 0.1391। राउंड ऑफ करें तो 0.14 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुक के आंसर में आपके लिखे हुए हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो ये NH3 की मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाल ली है। तो ये इस तरह से इसमें सॉल्व होना है। तो ये था आपका ये आखिरी न्यूमेरिकल, फर्स्ट चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हुए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो बिल्कुल इसी तरह आप तीसरी एग्जाम्पल भी कर सकते हो और इजीली आपके हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू इसमें? नो सर। ओके, तो अब ये कि मैं अभी आप एक काम करोगे कि ये वाले आपके मुकम्मल हो गए हैं, तो यूनिट 2 के मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर तो मैं अपलोड कर दूंगा सुबह जो है। तो आप जिससे कि बाद में कोई 8, 9, 10 बजे तक आप इसे देख लीजिएगा।
ठीक है, उसमें से न्यूमेरिकल ये जरूर है कि एमसीक्यू बन सकता है या कोई और कॉन्सेप्ट बन सकता है, तो इनको भी करना है, लेकिन पहले अपनी तैयारी बाकी मुकम्मल करनी है, फिर इनके बाद न्यूमेरिकल की तरफ आना है। पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है, फिर न्यूमेरिकल की तरफ आना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है।